हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा ऑलरेडी टॉपिक को देख करके कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ ए 2 पॉइंट चार्ज एंड ऑफ ए डाइपोल इन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये हम फाइंड करने वाले। बेसिकली हम यहाँ पर अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे अलग अलग कंडीशंस के लिए, अलग अलग कंडीशंस देखेंगे। कुछ 4-5 कंडीशंस देखने वाले हैं, तो इतना हेडिंग को देख के डरो मत, डोंट वरी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने जैसे आपका टेक्स्ट बुक का जो हेडिंग था एज इट इज डाल दिया। अब इसको मैं समझाऊंगा कि एग्जैक्टली होता है क्या और करना क्या है। सबसे पहले समझो कि जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलो या फिर चाहे तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, एक ही बात है। अब जैसे मान लो कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो निकालनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता क्या है वो समझो एग्जैक्टली। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन दे रहा हूं वो किसके लिए दे रहा हूं मैं? ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। सिस्टम का मतलब होता है ना टू और मोर देन टू। जब दो या दो से ज्यादा पॉइंट चार्जेस होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा पॉइंट चार्ज होते हैं, मैंने पहले भी बताया, मैं वापस बता रहा हूं। जब दो या दो से ज्यादा पॉइंट चार्ज हो या चीज नॉर्मल चार्ज हो, कोई भी हो, जब दो या दो से ज्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम मतलब दो या दो से ज्यादा। तो दो या दो से ज्यादा अगर चार्जेस है तो उनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम मतलब दो या दो से ज्यादा पॉइंट चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को एनर्जी को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वो होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन। आपने कितना काम किया, लेकिन भाई काम किया, कितना काम किया, लेकिन क्या काम किया वो भी तो इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो बहुत सारे चार्जेस है Q1, Q2, Q3, ये सब इनफाइनाइट पे थे, बहुत दूर दूर थे। आप ना कुछ लोकेशन पे लेके आ गए इसको। अब Q1 को वहां से उठा करके आप इधर लेके आ गए, Q2 को वहां से उठा के इधर लेके आ गए, Q3 को यहां से उठा के लेके आ गए। तो पहले ये सब इनफाइनाइट पे थे, तो इनफाइनाइट से प्रेजेंट लोकेशन तक, जो भी उनकी प्रेजेंट लोकेशन तक आप लेके आए हो, उन वहां तक लेके आने के लिए हमें ये जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब इनफाइनाइट से जो भी आपका पीएल यानी कि प्रेजेंट लोकेशन जो है, पीएल यानी कि प्रेजेंट लोकेशन, इंफिनिटी से प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के लिए जो आपने वर्क डन किया उसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर मैंने कोई डेरिवेशन नहीं किया, जस्ट आपके टेक्स्ट बुक का एक बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ डेफिनेशन जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया। डेरिवेशन तो अब मैं करूंगा और अब एक्सप्लेन करूंगा। अब इस कंडीशन में ना हमें कुछ डेरिवेशंस करने हैं, जिसके अंदर से मैं स्टार्ट करता हूं अपने फर्स्ट डेरिवेशन से। जो टेक्स्ट बुक में ए करके दिया हुआ है वो डेरिवेशन है क्या? आपको क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। पोटेंशियल एनर्जी जो फाइंड करना है वो कंडीशन क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी जो फाइंड करना है ना ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। सिस्टम में तो बहुत सारे चार्ज है, लेकिन कितने चार्ज है इसका? ऑफ 2 पॉइंट चार्ज का, 2 पॉइंट चार्ज का। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज का, 2 पॉइंट चार्ज जिसको हम बोलेंगे सिस्टम, उनका क्या फाइंड करना आपको? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज ले लिया। ठीक है, वो 2 पॉइंट चार्ज मान लो एक Q1 और Q2, ये हमारे क्या हो गए? 2 पॉइंट चार्ज मैंने कंसीडर करने थे, ये मैंने 2 पॉइंट चार्ज ले लिए। इन दोनों पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि क्या होता है? वर्क डन होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वर्क डन। तो बेसिकली अगर मैं वर्क डन फाइंड करूंगा मतलब वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा? पोटेंशियल एनर्जी। और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू से। तो वर्क डन इक्वल्स टू यू, यू हमारा यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमें फाइंड करना है।
ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, जरा सा मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, थोड़ा नीट क्लीन प्यारा सा अच्छा सा दिखे तो मजा आएगा। देखो एक्साइटमेंट, एक्साइट हो गया था जिसकी वजह से पॉइंट चला गया। अच्छा देखो टेक्स्ट बुक में जो आपका डायग्राम दिया है, उस डायग्राम से आने से पहले ना मैं आपको कुछ रफ चीज समझाना चाहता हूँ। देखो बेसिकली क्या हुआ बेटा, दो चार्ज रखे हुए थे Q1 और Q2। ये दो चार्ज है ना बहुत दूर कहीं पर रखे हुए, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर रखे हुए थे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना, तो आपको ये डेरिवेशन समझ गया, बहुत दूर अपने अपने पता नहीं कहां पर रखे हुए थे, कोई इंफिनिटी पोजीशन पर रखे हुए थे बहुत दूर, ठीक है। और ये एक कोई इनका प्रेजेंट लोकेशन समझ लो, यहां पर ये PL, ये भी इंफिनिटी पे, ये भी इंफिनिटी पे, आप इंफिनिटी से यहां पर लेके आना आपको, ठीक है, ये एक पॉइंट पे लेके आना। तो आप क्या किए, इंफिनिटी से Q1 चार्ज को लेके आ गए। जब आप इंफिनिटी से इस Q1 चार्ज को ये लोकेशन पे लेके आए, तो यहां पर आपको पता है कि चार्ज जो है ना अपने आसपास अपनी फील्ड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने आसपास क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो देखो यहां पर जब इंफिनिटी से ये जो Q1 चार्ज यहां पर आया, तो इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं था। तो जब दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं था, तो इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए इसको जो वर्क डन है ना वो करना ही नहीं पड़ा। वर्क डन क्या हो गया, 0, क्योंकि ये किसके वर्क डन, मतलब किसी के तो अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा ना, जब यहां पर कोई चीज था ही नहीं। जैसे एग्जांपल आपको सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है। अब आप ए से बी पहुंचे, लेकिन बीच में आपको अपोज करने के लिए कोई था ही नहीं वहां पर। जब आपको कोई अपोज करने के लिए था ही नहीं, मतलब आपने किसी के अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं किया, आपने किसी के अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं हुआ। तो सेम वही हुआ, जब आप Q1 चार्ज को लेके आए, जब आप Q1 चार्ज को लेके आए, तो आपका वर्क डन कितना था, 0 था, ठीक है। वर्क डन आपने क्या किया, वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग चार्ज Q1 कितना हो गया, 0, सिर्फ Q1 के लिए 0 हुआ है, ठीक है। अब Q1 यहां पर आ चुका है, अब आ चुका है तो Q1 क्या करेगा, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा हर एक डायरेक्शन में, ठीक है, हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब आप क्या किए, Q2 चार्ज को उठाए, Q2 चार्ज को इंफिनिटी से उठाया, उसको आप उठा के इंफिनिटी से ये पॉइंट पे लेके आए। जैसे ये पॉइंट का नाम था A था, आप Q2 चार्ज को जिस पॉइंट पे लेके आए थे वो पॉइंट था B पे आप Q2 को ला चुके हो। अब देखो Q2 को जब आप लेके आओगे ना, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां पर Q1 चार्ज प्रेजेंट है। Q1 जब आया तो उसके टाइम पर कोई नहीं था, बट जब Q2 आया तो उसके टाइम पे Q1 है, तो Q1 अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो Q1 के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, Q1 जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है, Q1 का अपना क्या होगा, पोटेंशियल भी होगा ना, Q1 का अपना पोटेंशियल भी होगा। तो Q1 का पोटेंशियल है, तो Q1 के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखो वर्क डन आपको याद होगा कि V का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। V का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, बट आपको वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा V इंटू क्यू। तो वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू क्यू। वर्क डन फॉर कौन से चार्ज के लिए, Q2 चार्ज के लिए, क्योंकि Q1 के लिए तो आपको अपने को पता है वर्क डन कितना था, 0 था, तो उसकी तो कहानी खत्म होगी। वर्क डन इक्वल्स टू Q2, फॉर्मूला समझ आना, वर्क डन इक्वल्स टू Q2, सॉरी वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग चार्ज Q2। जब Q2 को हम लेके आए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब इंपॉर्टेंट है कि ये चार्ज कौन सा होगा, ये चार्ज वही होगा जिसको आप घसीट के लेके आए हो। तो कौन से चार्ज को लेके आए, Q2 को लेके आए, Q2 को। वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग Q2 चार्ज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू Q2 हो गया। अब समझना है कि ये पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल होगा, ये जो पोटेंशियल होगा वर्क डन फॉर Q2 इक्वल्स टू, ये जो पोटेंशियल होगा, ये जो पोटेंशियल होने वाला है, जो हम लोग ये सब घसीट वसीट के जो लेके आए हैं ना यहां पर, ये जो पोटेंशियल, ध्यान से समझना, ये समझ गए तो यहां पर गेम खत्म हो गया। पोटेंशियल कहां पर होना चाहिए, पोटेंशियल बी पे होगा, तो पोटेंशियल एट बी किसकी वजह से होगा, ड्यू टू Q1, क्योंकि जब आप Q2 को इंफिनिटी से बी पॉइंट पे लेके आए तो यहां पर Q1 था,
तो Q1 की वजह से ये बी पॉइंट पे पहले से पोटेंशियल है, Q1 की वजह से बी पॉइंट पे पहले से तुम्हारा क्या है, V पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल एट बी किसकी वजह से, ड्यू टू Q1 इनटू कौन से चार्ज को लेके आए, Q2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया Q2 के लिए, यही फॉर्मूले को जस्ट मॉडिफाई करके लिखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने जस्ट आपको नॉर्मल वे से समझाया। अब मैं आपको प्रॉपर मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि हम क्या करने वाले हैं। अब देखो इसका डिटेल वर्जन करते हैं, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ ये सारी चीजों को। देखो कभी भी ना पहले फ्री एक्सप्लेनेशन समझना जरूरी है, तभी मजा आता है चीजों का कि एग्जैक्टली करने क्या वाले। हर एक डेरिवेशन में बेटा समझो सबसे पहले कि हमने को करना क्या है। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसा किया गया, देखो कितना प्यारे वे से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिया गया है कि हमने कुछ ये देखो एक्सिस लिया हमने, ये क्या हो गया, आप देख सकते हो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। ये दो मैंने एक्सिस ले लिया। यहां पर मेरा चार्ज है Q1, इन्फिनिटी समझ लो, इन्फिनिटी से हम लोग ला चुके हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से लेकर आ चुके हैं। पहले कहीं ये इनफाइनाइट पे थे, अब मैं इन दोनों को लेके आ गया हूं इन्फिनिटी से। तो मुझे ना इनका लोकेशन बताना पड़ेगा कि इन्फिनिटी से आने के बाद में ये लोग है कहां पर। तो इन्फिनिटी से आने के बाद में ये लोग है कुछ, ये Q1 और वैसे ही ये Q2, ठीक है। ये जो पोजीशन दिया ना मैंने विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ओरिजिन से Q1 जो है वो मान लो वो तुम्हारा है R1 डिस्टेंस, और Q2 जो है वो ओरिजिन से है वो है R2 डिस्टेंस, ठीक है। और ये दोनों जो होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, इन दोनों को भी कर देते हैं यार। अब मान लो यार थोड़ा सा मेरे से टेढ़ा बन गया, मान लो, ठीक है। मान लो ये पॉइंट यहाँ पर था आपका Q1, ठीक है। तो Q1 और Q2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में R12 1 से लेकर के 2, तो R12 डिस्टेंस पे, तो Q1 R1 डिस्टेंस पे, Q2 R2, और दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में R12 डिस्टेंस। ये मैंने ग्राफ के थ्रू बता दिया। आपकी टेक्स्ट बुक में एक और एक्सिस बनाया रहेगा कुछ ऐसा, थर्ड एक्सिस, जिसको बोला रहेगा Z एक्सिस। तो इसको भी ले लो, ये ले लो आपका z एक्सिस, ठीक है। तो x y z के रिस्पेक्ट में हमें बताना पड़ेगा कि इंफिनिटी से आने के बाद ओरिजिन से Q1 R1 डिस्टेंस है और Q2 क्या है तुम्हारा R2 डिस्टेंस। तो सबसे पहले Q1 की कहानी देखो, ध्यान से सुनना। जैसे वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग चार्ज Q1, वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग चार्ज, फर्स्ट चार्ज बनाने के लिए वर्क डन हमारा क्या था, 0। क्यों 0 था, क्योंकि जब चार्ज 1 आया तो वहां पर पहले से कुछ नहीं प्रेजेंट था, तो हमें वर्क डन करना ही नहीं था। और चार्ज 1 के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, K Q1 बाय डिस्टेंस कितना था R1, तो ये R1, ये फर्स्ट चार्ज के लिए वजह से पोटेंशियल। देखो एक सिंगल चार्ज का पोटेंशियल इतना ही है, ये हम ऑलरेडी डेरिवेशन में फाइंड कर चुके हैं। आई होप आपको पता होगा, ये हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो V1 इक्वल्स टू K Q1 बाय R1, ठीक है, फॉर चार्ज 1। अब ये तो होगी कहानी। अब जब हम दूसरे चार्ज को, जब सेकेंड चार्ज को हम जब लेके आए, तो उसके लिए बेटा हमें वर्क डन करना पड़ा। So when we bring charge Q2 from इंफिनिटी, ऑब्वियस सी बात, हम चार्ज को कहां से लेके आए, इंफिनिटी से लेके आए ना, इंफिनिटी से लेके आए हम लोग, ठीक है। इंफिनिटी से जब हम लोग लेके आए, व्हेन वी ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी,
तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क टू की कहानी देखो, आपको मैंने हमेशा से बताया, मैं साइड में वापस आपको एक पार्ट बता देता हूं इसका, यही वाला पार्ट। आपको पता है कि जो पोटेंशियल यानी कि क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये V का फॉर्मूला हम बार बार पढ़ चुके हैं। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन आपको कौन से चार्ज के लिए, सेकेंड चार्ज के लिए, तो इक्वल्स टू V इंटू कौन से चार्ज को आप लेके आए, Q2, ये वो चार्ज होगा जिस चार्ज ने ट्रेवल किया है। तो ट्रेवल कौन से चार्ज ने किया, सेकेंड चार्ज के लिए अगर आप वर्क डन निकाल रहे हो तो ये भी आप क्या लोगे, Q2 लोगे। और यहां पर बट ये जो पोटेंशियल होगा ना, ये ड्यू टू चार्ज Q1, क्योंकि Q1 पहले से वहां पर आया हुआ था ना, तो वही अपना पोटेंशियल बना के रखेगा। अब ये Q1 है, ये Q1 क्या रखेगा, पोटेंशियल V पोटेंशियल बना के रखेगा। ये पॉइंट आपका A था, ये पॉइंट B था, तो B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, वो जो भी पोटेंशियल होगा वो चार्ज 1 की वजह से होगा। समझ में? तो वर्क डन फॉर सेकेंड चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, पोटेंशियल एट B किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज Q1, ये इनटू कौन सा चार्ज, Q2। बस यही फॉर्मूले को मैंने यहां पर लिखा है, सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा तरीका अलग हो गया कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो आप मुझे बता दो W नहीं 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 नहीं, नहीं। इसको ना, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, रेड वाला थोड़ा अलग है ना, तो इंटू Q2 ऐसा लिखता हूं, समझने में आसानी होगा। सो वर्क डन W2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1। तो चार्ज Q1 की वजह से पोटेंशियल देखो हम लोग ने ऑलरेडी निकाल के रखा था, क्या था, K Q1 अपॉन R1। तो चार्ज 1 की वजह से यही पोटेंशियल होगा ना। अरे यार क्या तुम लोग को, ये देखो ना यहाँ पर, ये देखो V1 निकाल के रखा है मैंने पहले से तुम लोग के लिए, इनटू इसको, ये इनटू मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, इसको वेक्टर मत समझ लेना। तो ये हो गया। तो अब मैं यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या, वर्क डन यानी कि ऐसे लिख सकता हूँ K Q1 Q2 अपॉन R1, ये हो गया मेरा वर्क डन का फॉर्मूला। और आप चाहो तो K को K रखना है तो K रख दो, और अगर आपको कुछ ज्यादा डिटेलिंग का मजा आता है तो K की जगह आपको पता है K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ये आ गया आपका वर्क डन का फॉर्मूला। और आपको पता है कि वर्क डन उतना ही होगा जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन के टाइम पे बता दिया। तो U इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1, सॉरी R1 लिख रहा हूं मैं गलती से, R12 आएगा, 12 Q12। अरे यार फर्स्ट चार्ज, पहला चार्ज Q1 A पे है, दूसरा चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, R12 ना, R1 ओरिजिन से और ये R2 ओरिजिन से, तो A और B दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया जाएगा ना, जो कि R12 है। तो मैं क्या ले लूंगा, R12। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस डेरिवेशन का। और इसी डेरिवेशन के बेस एक छोटा सा एक सॉल्व एग्जांपल है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो डेरिवेशन और उसके बेस्ड एग्जांपल बड़ा मजा आता है, प्यार से करते रहा करो। ये क्या हो गया यार, सॉल्व एग्जांपल नंबर कितना है आपका, सॉल्व एग्जांपल नंबर 8.10। अब हम इसके आगे का जो हमारा जो न्यूमेरिकल सॉल्व उसको कंटिन्यू करते हैं। वो क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, एग्जांपल 8 पॉइंट में ये बोला है कि दो चार्जेस है, ठीक है, वो दो चार्जेस कौन कौन है, आई मीन Q1 और Q2, हम ये दो चार्ज ले लेते हैं। Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू दे रखी है, एक है 5 नैनो कूलम और दूसरा है -2 नैनो कूलम। दो चार्जेस है, 5 और 2 नैनो कूलम। तो यहाँ पर नैनो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करना, तो नैनो को हटाना तो क्या हटाना पड़ेगा,
नैनो को हटाना है तो नैनो यानी कि 10 टू द पावर -9 होता है, तो ये कूलम हो गया। और 5 सॉरी -2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। ये Q1 और Q2 की दोनों की वैल्यू मैंने जस्ट SI यूनिट में कन्वर्ट करके लिख दी है। और उसके बाद में इनके कोऑर्डिनेशंस दिए हुए। अब आप कोऑर्डिनेशन देखो, मतलब इनका लोकेशन बताया हुआ है। लोकेशंस क्या दिया हुआ है, 200 20 0 2 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 0, मतलब x y और z। तो ये देखो yz यहाँ पर भी 0 है, yz यहाँ पर भी 0 है, मतलब दोनों चार्जेस कौन सी एक्सिस पे रखे हुए हैं, x एक्सिस पे रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर x एक्सिस अगर बनाता हूँ, एक नंबर लाइन बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ये हो गया x एक्सिस। ये मान लो ये सेंटर है, सेंटर में 0, तो सेंटर से एक 2 सेंटीमीटर पे Q1 चार्ज रखा हुआ है, और सेंटर से ये 2 सेंटीमीटर हो गया। फिर ये 20 सेंटीमीटर, ये कहां से, ये सेंटर से 20 सेंटीमीटर Q2 चार्ज रखा हुआ है। तो बेसिकली Q1 और Q2 इन दोनों चार्जेस में डिफरेंस कितना हो गया, 2 से लेके 20, दैट इज 18 सेंटीमीटर। और इस 18 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कैसा होगा, 18 डिवाइड बाई 100। 100 का मतलब कितना होता है, 10 टू द पावर 2 होता है ना, 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकते हो। और 10 टू द पावर जब ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 मीटर। ये 10 टू द पावर -2 मीटर है, यहाँ पर 18 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ये दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और हमें यू फाइंड करना है, यू फाइंड करना है। सो यू इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या है r। तो आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना आया, 5 इंटू 10 टू द पावर -9। Q2 कितना है, -2 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना था, 18 इंटू 10 टू द पावर -2 -2। अब आपका जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व कर देना, आपको आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। क्योंकि सिंस यहाँ पर माइनस है तो आपका जो भी आंसर आएगा यू की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। और जो भी यूनिट होगा उसका, एनर्जी का यूनिट जूल होता है तो जूल होगा, क्योंकि सारे ऐसा यूनिट में थे तो जूल आएगा। तो आगे का कैलकुलेशन मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप कर ही लोगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। और हमेशा याद रखना कभी भी कैलकुलेट करो ना तो पहले इन पावर को ठिकाने लगा दो। देखो सिंपल है, पावर को कैसे ठिकाने लगा दो, ये +9 और ये -9 दोनों कैंसिल। देखो मैंने कैंसिल कुछ ज्यादा गंदा वाला कैंसिल कर दिया है, ये दोनों कैंसिल। और ये -2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 पहले से -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, 10 -2 कितना हो जाएगा, -7। तो ये -7 हो गया। तो आप कैसे लिख सकते हो, 9 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 18। 9 1 जा 9 2 जा 2 2 कैंसल, तो कितना हो जाएगा, -5 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक में इसको माइक्रो में कन्वर्ट किया हुआ है, माइक्रो जूल में कन्वर्ट किया है। तो माइक्रो बेसिकली क्या होता है, जैसे एग्जांपल -5 इंटू 10 टू द -7 को आप स्प्लिट कर दो, -1 और -6, -6 और -1 आपको -7 ही मिल जाएगा, तो स्प्लिट आउट कर दिया। ठीक है, और आगे क्या कर दिया, ये जूल लिख दिया, -7 को स्प्लिट किया। और ये जूल को -5 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू हटा देता हूँ, -6 किसकी वैल्यू होती है प्रीफिक्स में, जो हम लोग लगाते हैं माइक्रो। माइक्रो का मतलब जैसे नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर -9, वैसे माइक्रो का जो मतलब होता है 10 टू द पावर -6 होता है। प्रीफिक्स है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आता होगा, 11th का फर्स्ट टॉपिक था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जहां पर आपने पढ़ा होगा। तो माइक्रो ये हो गया, माइक्रो 10 टू द पावर -6 की जगह माइक्रो जूल लगा दिया। ठीक है, और आप चाहो तो ये -1 अगर आप अप्लाई कर दो तो देखो -1 का मतलब क्या होता है, 0.5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यानी कि अभी पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट को आप -1 है तो एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 10 टू -5 माइक्रो जूल। देखो फाइनली मैंने ही करवा ही दिया पूरा आंसर, ना 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 बोल के तुम लोग कर देना, तुम लोग कर देना, मैंने ही करवा दिया। तो बस ये एक इस तरह से करते हैं और कुछ नहीं। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे वो नेक्स्ट डेरिवेशन में हमें करना क्या है,
ये देखो जैसे इसका सेकेंड डेरिवेशन है, अभी जो हम लोग ने इससे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली, वो किसके लिए निकाली थी? सिस्टम में जब दो दो चार्ज प्रेजेंट हो तब निकाली थी। अब हम पोटेंशियल निकालेंगे किसके लिए? पोटेंशियल एनर्जी अभी भी सिस्टम के लिए निकालेंगे, लेकिन पहले वाला हम लोग ने स्पेसिफाई किया था कि चार्जेस कितने होने चाहिए, दो। अब यहां पर फॉर एन चार्जेस, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। फॉर कितने चार्जेस के लिए? एन पॉइंट चार्जेस है। एन पॉइंट चार्जेस मतलब जब हमने दो चार्जेस थे तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया, लेकिन अगर दो से ज्यादा हो तो क्या करना? अगर तीन चार्ज हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, तब क्या करेंगे? तो जैसे एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहां पर ये आपका Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, ये दो दो चार्ज अब थे, दो चार्ज प्रेजेंट थे। अब क्या हो गया? तीसरा चार्ज जब आप इंफिनिटी से, दो चार्ज तो ऑलरेडी आ चुके हो, दो चार्ज के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो। अब आप क्या करें, इंफिनिटी से यहां पर एक चार्ज लेके आगे, Q3 चार्ज लेके आगे। अब देखो आपको जो वर्क डन फाइंड करना है वो किसके लिए निकालना है? थर्ड चार्ज के लिए। तो थर्ड चार्ज के लिए वर्क डन कैसे करना पड़ेगा? तो वही फॉर्मूला, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। देखो पहले हम लोग ने क्या किया था, पोटेंशियल वहां पर उस टाइम पे क्या था, जब Q2 को लेके आए थे तो एक ही चार्ज प्रेजेंट था, तो इसी चार्ज का पोटेंशियल लिया था। अब जब हम लोग Q3 को लेके आए तो Q3 जब यहां पर पहुंचा तो उससे पहले Q1 भी प्रेजेंट था, Q2 भी प्रेजेंट था, दोनों चार्जेस प्रेजेंट थे। तो जो पोटेंशियल होगा वो दोनों चार्ज की वजह से होगा, Q1 और Q2 दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल। समझ में आया? तो दोनों चार्ज की वजह से, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 इनटू कौन से चार्ज को लेके आए? Q3 को लेके आए, तो Q3। ये हो जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला। सो वर्क डन, थर्ड चार्ज को लाने के लिए हमने कितना वर्क डन करना पड़ा? तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 और Q2 दोनों चार्ज की वजह से जो मैं पोटेंशियल कंसीडर करूंगा, जैसे पहले चार्ज 1 की वजह से, दोनों चार्ज की वजह से, सिंस आपको पता है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, इन दोनों इनटू क्या ले लूंगा? Q3। सो Q1 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। ये हो जाएगा ना, ये 1 का फॉर्मूला, चार्ज 2 है तो सब में 2 2 ले लो, 1 आता तो 1 1 ले लिया बस। और इनटू क्या हो जाएगा आपका? वही Q3। अब क्या करना आपको, ये Q3 को ब्रैकेट के अंदर डाल दो तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक काम करो ना, Q3 को ब्रैकेट के अंदर डालने से पहले आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल दो ना, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? Q1/R1 प्लस Q2/R2, और ब्रैकेट के बाहर क्या था? Q3। अब अगर आप Q3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R1, क्योंकि Q3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, Q3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस Q2 Q3 अपॉन R2। बट आपको पता है 3 है, तो 1 R का डिस्टेंस 1 से 3, 2 से 3, सॉरी सॉरी मैंने गलत जगह लिख दिया, ऊपर लिख दिया मैंने गलती से। अच्छा हाँ, 1 से 3 और ये R 2 से 3, अरे Q1 Q2 ये 3 है, तो 3 और 1 के बीच का डिस्टेंस R13 बोलेंगे, 3 और 2 के बीच डिस्टेंस R23 बोलेंगे, इस तरह यही बोलेंगे ना हम लोग। तो ये हो जाएगा इन दोनों का डिस्टेंस, और ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। तीन चार्ज प्रेजेंट है, तो इस तरह से आपका, जैसे तीन चार्ज के लिए निकाला, पहले दो के लिए निकाला, तीन। अब सपोज अगर आपको कंडीशन दे दिया कि भाई आपको चार चार्जेस है, अब क्या हो गया? Q1 Q2 और यहां पर Q3 ये पहले से प्रेजेंट था,
अब मैं दूसरा जो चार्ज लेके आया वो कौन सा चार्ज लेके आया, Q4। तो Q4 इसका भी पोटेंशियल झेलेगा, इसका भी पोटेंशियल झेलेगा, इसका भी पोटेंशियल झेलेगा। तो Q4 चार्ज जो है वो तीनों का पोटेंशियल झेलेगा। तो यहाँ पर फोर्थ वाले की कंडीशन कैसे हो जाएगा, जैसे अगर आपको वर्क डन फाइंड करना है किसके लिए, फोर्थ चार्ज के लिए, तो चाहो तो अगर मैं सारी चीजें या तो सेम चीजें रिपीट करो, जैसे अगर वर्क डन फोर्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, Q2 एंड Q3, तीनों चार्ज का पोटेंशियल झेलेगा ना, जो भी फोर्थ से पहले जो भी तीन चार्ज प्रेजेंट है उनका, और इनटू कौन से चार्ज को आपने ट्रेवल कराया, Q4 को। तो बेसिकली आपका ये W4 का डेफिनेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा कि V1 का पोटेंशियल प्लस V2 का पोटेंशियल प्लस V3 का पोटेंशियल इंटू Q4। और आपको पता है कि तीनों के पोटेंशियल में कॉमन क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और तीनों के पोटेंशियल कॉमन निकलेगा, तो Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 इंटू Q4। और अब आप Q4 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो वर्क डन, अब आपको पता है कि ये मान लो Q1 था, यहाँ पर Q2 था और यहाँ पर Q3 था, आप जो चार्ज लेके आए वो कौन सा लेके आए, Q4 लेके आए। तो 1 और 4 के बीच का डिस्टेंस क्या बोलोगे, R14, ये 2 था मान लो। 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस R24, 3 और 4 के बीच का R34, यही बोलोगे ना। सो वर्क डन इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 R14, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, प्लस Q2/R, Q2 Q4 तो R24 प्लस Q3 Q4/R34, और ये ब्रैकेट क्लोज। और वैसे ही वर्क डन अगर 5 होता तो सारी चीजें सेम, बस यहाँ पर 1 2 3 4 और सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 6 7, इसी तरह से ये सीक्वेंस चलते जाएगा। तो ये n चार्जेस के लिए क्या बन गया, एक सीक्वेंस बन गया। ठीक है, तो अगर जैसे दो चार्जेस है, सेम सीक्वेंस आपको 3 के लिए 4 के लिए, एक रिदम है, वही रिदम को आपको क्या करना है, सबके लिए जस्ट फॉलो करते हुए जाना है। और इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी, पहले हम लोग ने दो चार्ज के लिए निकाल के देखा, अब अगर n चार्जेस के लिए हम लोग ने ये निकाल के हम लोग ने देख लिया। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन आपको पता है, जो आपका वर्क डन होगा वही तो आपका यू होगा ना, तो यू का भी फॉर्मूला वर्क डन इक्वल्स टू, अब वर्क डन की जगह आप चाहो तो यू लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी, तो यू इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर Q1 Q4 R14, ये चार चार्ज के लिए था। इसी फॉर्मेट में आप पांच चार्ज का भी निकाल सकते हो, Q2 Q4/R24 प्लस Q3 Q4/R34। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। चीजें सेम है बेटा, एक रिदम है, एक रिदम को पकड़ो, उस रिदम को सॉल्व करते जाओ, तो ऑब्वियसली आप अपने आप चीजें धीरे 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 अपने ओन से करने लग जाओगे। अब इसी के बेस्ड एक छोटा सा सॉल्व एग्जांपल है, वो भी कर लेते हैं। सॉल्व एग्जांपल नंबर है आपका 8.11, जिसके अंदर आपका क्या किया है, अपने को U कैलकुलेट करना है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, किसकी, सिस्टम की। और वो सिस्टम कौन सा सिस्टम है, वो सिस्टम कुछ इस तरह से दे रखा है, एक स्क्वायर जैसा कुछ दे रखा है अपने को, एक स्क्वायर ही दे रखा है, स्क्वायर जैसा क्या, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ना कुछ, ये स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी, ये आर है, सारे डिस्टेंस क्या होंगे, आर आर डिस्टेंस होंगे बाहर वाले। और आपको ये डायगोनल भी दे रखा है, अगर डायगोनल बनाए तो कुछ इस तरह से आप डायगोनल बना सकते हो, ये डायगोनल दे रखा है, दोनों साइड से दे रखा है डायगोनल, ये स्क्वायर है, ये डायगोनल दे रखा है। तो अब देखो आपको भी पता है कि जैसे अगर आप हाइपोटेनियस के थ्रू, ये देखो ये और ये डायगोनल का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे जो डायगोनल का वैल्यू हाइपोटेनियस का, जैसे रेड वाला जो ट्राइंगल कंसीडर किया है मैंने, अब हाइपोटेनियस का वैल्यू निकाल दो, तो डायगोनल का वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, हाइपो, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड कर देना है,
तो दोनों साइड ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर का स्क्वायर, ये भी आर का स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है यार, इतना तो आता होगा ना आप लोगों को, पता है लॉकडाउन में गया, लेकिन अब तो याद आ गया होगा। तो क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों साइड का स्क्वायर एंड एडिशन। तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज 2r स्क्वायर। बट अपने को ये क्या हो गया, हाइपो का स्क्वायर हो गया। बट अपने को हाइपो का स्क्वायर नहीं चाहिए था, सिर्फ हाइपोटेनियस चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर रूट लोगे तो ये √2r हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनियस का वैल्यू हो गया। तो मतलब आपका जो डायगोनल है, ये डायगोनल भी √2r है, और ये जो दूसरा वाला डायगोनल है ये भी √2r ही होगा ना। ऑब्वियस बात है, दोनों डायगोनल यार √2r ही होंगे। ठीक है, तो डायगोनल, दोनों डायगोनल की वैल्यू हमें पता है कितनी, √2r या r√2 जो भी बोलना है बोल देना, दोनों डायगोनल की वैल्यू हमें पता है। और आपके यहाँ पर है ना, जैसे ये देखो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। आपको पूरे सिस्टम का क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको जोड़ियां कंसीडर करनी है। देखो टोटल कितनी जोड़ी बन सकती है, पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, दो दो चार्जेस की जोड़ी, ये तीसरी चार्ज की जोड़ी, ये चौथी चार्ज की जोड़ी, 4 जोड़ी होगी। अब देखो पांचवी और छठी जोड़ी कैसे बनेगी डायगोनली, एक ये, मालूम है बहुत गंदी से खिचड़ी बन गई है, ये जोड़ी है। इस तरह से आपकी ये इतनी जोड़ी बन गई है। ठीक है, मैं आपको जस्ट बताने के लिए मैंने गंदा सा डायग्राम ड्रॉ किया, बहुत गंदा लग रहा था, मैंने रब कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जस्ट नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूंगा बाहर से। जैसे ये आपका जोड़ी नंबर 1, ये फर्स्ट, फिर यहाँ पर ले लेता हूँ ये आपका जोड़ी नंबर 2, ये आपका जोड़ी नंबर 3, फिर ये आपका जोड़ी नंबर 4, फिर ये और ये जोड़ी नंबर 5, फिर ये और ये आपका जोड़ी नंबर 6। टोटल 6 जोड़ियां हैं। इन 6 सिस्टम को कंसीडर करना है। ठीक है, तो 6 सिस्टम का आपको यू निकालना है। तो यू निकालना है, तो यू का फॉर्मूला वही है, u इक्वल्स टू 1/4πε0। ये दोनों में कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, सारी जोड़ियों में से 1/4πε0 निकल गया कॉमन। अब आप मुझे बता दो कि जैसे फर्स्ट जोड़ी है, तो फर्स्ट जोड़ी में कौन से दो चार्जेस है, दोनों चार्जेस के हमारे, दोनों चार्जेस पॉजिटिव है। फर्स्ट जोड़ी में दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा, फाइनल आंसर प्लस क्यू इंटू क्यू, दैट इज क्यू इंटू क्यू लिख सकते हो आप, क्यू इंटू क्यू, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर, फिर प्लस। फिर सेकंड जोड़ी क्या है, एक प्लस क्यू है, दूसरा क्या है आपका माइनस क्यू है, दो चार्जेस है और दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है। फिर तीसरी जोड़ी क्या है, दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्यू अपॉन क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी भी आर है, फिर प्लस। चौथी जोड़ी क्या है, एक माइनस है एक प्लस है, तो एक माइनस क्यू हो गया, फिर एक प्लस क्यू हो गया, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आ रही है, ये स्टार्टिंग की 4 जोड़ियां। प्लस पांचवी जोड़ी देखो, पांचवा डायगोनल, तो माइनस प्लस है, तो एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r√2, फिर प्लस। 6 जोड़ी देखो, 6 जोड़ी है तुम्हारा, अगेन एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू ना, तो एक प्लस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, r√2। ठीक है, तो ये लास्ट के दो डायगोनल वाली जोड़ी होगी, दो डायगोनल वाली। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, जो नसीब में ना था। अच्छा यहाँ देखो, अब क्या करना है, आप जस्ट नॉर्मली देखो, Q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हो आप, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, फिर प्लस थर्ड वाला क्यू स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, फिर फिफ्थ वाला, सॉरी फोर्थ वाला माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो ये भी माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन r√2, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन r√2। अरे ये देखो यार, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर साइन माइनस का होगा ना, नॉर्मल कैलकुलेशन है, एकदम बड़ा सिंपल है। अरे क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू, क्यू 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 क्यू, सब तो क्यू स्क्वायर ही होगा, बस साइन का देख लेना, प्लस माइनस 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 क्या होता है। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस क्या होता है। ओ माय गॉड, एक सेकंड है, हाँ ब्रैकेट क्लोज और
कुछ चीजें हैं ये हटा देता हूं मैं। हम्म, हाँ, तो अब क्या करना है, जैसा आप बोलो वैसा कर देंगे। अब देखो सिंपल सी चीजें हैं, काट कूट कर दो। प्लस माइनस क्यू स्क्वायर कैंसल, ये भी प्लस माइनस कैंसल, तो ये तो कैंसल, तो बचेगा ये और ये दो चीजें बचेगी। तो अब क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बचेगा। आपको पता है कि ये और ये दो टर्म बचे, दोनों टर्म आइडेंटिकल है मतलब सेम है। तो अगर माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो आप क्या होता है, माइनस एक्स क्या हो जाता है, -2x हो जाता है ना। तो समझ लो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर बाई आर टू, माइनस क्यू स्क्वायर बाई आर टू। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक क्यू स्क्वायर बाई आर टू, एक क्यू स्क्वायर बाई टू, तो दो हो जाएगा, साइन माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन तो माइनस रहेगा, तो -2 क्यू स्क्वायर बाय r√2, ये हो गया हमारा आंसर। अब u इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक हम लोग जबरदस्ती का जो टाइम पास कर सकते हैं वो करेंगे अभी। ऊपर वाला जो 2 है, एक 2 को आप स्प्लिट करना, तो कैसे लिख सकते हो, 2 को स्प्लिट करके √2 इंटू √2 लिख सकते हो ना, बिकॉज दो √2 का 2 हो जाता है। तो -2 को आप स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हो, √2 इंटू √2 लिख सकते हो, और बाकी पूरा एज इट इज क्यू स्क्वायर अपॉन r√2। एक √2 कैंसल। अब आपका आंसर क्या बचेगा, अब आपका आंसर बचेगा u इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा -q²√2। अब √2 को पहले लिखो या बाद में लिखो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है रे। ये आ गया अपना फाइनल आंसर, और पूरा कंबाइन करके लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऊपर क्या बचा है, ऊपर -q²√2 या √2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और इसके बाद एक और डेरिवेशन करना है। नेक्स्ट डेरिवेशन जो करना है ना बेटा, उसके अंदर हमें क्या करना है वो देखो। नेक्स्ट डेरिवेशन में अगेन यार इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, बट इस बार कंडीशंस देखो, कंडीशन का गेम है, बाकी कुछ नहीं है। अब हमें वापस पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे हम। अब जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने वाले हैं, वो किसकी वजह से, सिंगल चार्ज की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ये इस बार सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है इतने। अब जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना, मतलब वापस हमें फाइंड वही यार यू ही फाइंड करना है, कुछ अलग नहीं फाइंड करना है। फाइंड हमें ये यू ही फाइंड करना है। किसकी वजह से, इतने टाइम तक कैसा हो रहा, हम इनफाइनाइट से एक चार्ज Q1 था, इनफाइनाइट से एक जो भी नॉन लोकेशन, एक प्रेजेंट लोकेशन तक हम Q1 को लेके आए। तो Q1 जो चार्ज था वो अपने आसपास क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था। Q1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा था, चार्ज खुद ही बना रहा था। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी थी, चार्ज अपनी थी, क्योंकि चार्ज जहां जहां जाएगा वो अपनी खुद इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स यहाँ पर खुद था चार्ज, जो अब तक हम लोग ने किया। लेकिन ये कंडीशन के लिए जो हम फाइंड करने वाले हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज सोर्स खुद नहीं है, वहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये टर्म को समझो बेटा। मान लो कि देखो मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके रखी है यहाँ पर, ये देखो, ये सारी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो सोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं खुद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी, ये मेरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा है, चार्ज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रोवाइड है। और इसमें मैं चार्ज लेके आया, जैसे चार्ज को, जैसे इंफिनिटी पे है ये चार्ज, ठीक है। ये चार्ज इंफिनिटी से मान लो एक पॉइंट P तक मैं इस चार्ज को लेके आ गया, इस पॉइंट P पे मैं इस चार्ज को लेके आ गया। तो यहां पर क्या हुआ, देखो यहां पर ऐसा मान के चलना है, एक एजम्पशन है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ब्लैक वाले आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मैंने प्रोवाइड करके रखी है। और ये जो चार्ज है, चार्ज अपनी खुद की भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अफेक्ट नहीं करेगा किसको, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। समझा कि नहीं समझा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ में आया।
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट अफेक्टेड बाय चार्ज। चार्ज एक्सटर्नल जो ब्लैक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से प्रेजेंट है, चार्ज उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, चार्ज उसको कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है। तो वर्क डन क्या होगा, बताओ वर्क डन क्या होगा। आपको पता है V का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, वर्क डन का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन अपॉन चार्ज, की 50 बार कर चुके हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, इतनी बार कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, जस्ट नॉर्मल ये फॉर्मूला ले लेना है। ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है। इतने टाइम तक इससे पहले वाले कंडीशन में क्या थी, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो चार्ज खुद क्रिएट कर रहा था। यहाँ पर चार्ज नहीं है, पहले से बाहर से एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू क्यू, जो भी पोटेंशियल है मल्टीप्लाई बाय चार्ज। बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, एक्सटर्नल होगी, बस ये ध्यान में याद रखना। और आपको पता है कि जितना वर्क डन होगा वही उतना ही हमारा पोटेंशियल होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो जितना वर्क डन हुआ रहेगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, V इंटू चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला V इंटू चार्ज, यही पोटेंशियल एनर्जी बोलो या वर्क डन बोलो, एक ही चीज है रे दोनों, ठीक है। बट यहाँ पर बस डिफरेंस यही है, सब कुछ और कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये था कि वहां पर चार्ज खुद अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। अब जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, देखो सारे कंटिन्यूशन में, इसलिए मैं एक साथ में आपको करवा रहा हूँ। जो नेक्स्ट डेरिवेशन है जो डी वाला है, उसके अंदर क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो आई होप तो आप इससे पहले वाले डेरिवेशन समझ चुके होंगे, उसको प्रैक्टिस करके रखा होगा आपने, लिख के प्रैक्टिस किया होगा, ना कि ओरली। नेक्स्ट कंडीशन में हमें पोटेंशियल एनर्जी फिर फाइंड करनी है। बट इस बार कंडीशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है, ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। समझ में, पहले हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी निकाला कितना, एक चार्ज रखा हुआ था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज था। इस बार एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब दो चार्जेस है तो फिर आप 2 3 4, इससे आपको क्या होगा, सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। तो 3 रखे हुए तो कैसे निकालेंगे 4। पहले कैसा था, आप इतने टाइम तक चार्ज की अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब हम लोग कैसा निकाल रहे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे, बट एक्सटर्नल फील्ड में निकाल रहे। तो अब देखो एक्सटर्नल फील्ड में कैसे होगा, ध्यान देना और समझना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में देना तो ये वही वाला कंडीशन हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था ग्राफ से, अरे यार भूल गए क्या, इतना जल्दी ग्राफ लिया था, याद है ग्राफ लिया था इनफाइनाइट से। सपोज ये पोजीशन था Q1 का, जो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस था, R1 डिस्टेंस था। फिर दूसरा चार्ज था Q2, जो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस था, R2 डिस्टेंस था। लेकिन ये सेम ही कंडीशन है, बस फर्क क्या आ गया कि यहां पर अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट था, बस ये डिफरेंस है। तो देखो यहां पर क्या होगा, वर्क डन, सबसे पहले वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1, कहां से लेके आ रहे, फ्रॉम इंफिनिटी से हम लोग क्या लेके आ रहे, चार्ज Q1 को लेके आए। तो इंफिनिटी से चार्ज Q1 को, ये तुम्हारा ओरिजिन था, तो ओरिजिन से Q1 जो था कौन से पॉइंट पे था, R1 डिस्टेंस पे था ना। ओरिजिन से Q1 का डिस्टेंस कितना था, R1 था ना रे बाबू। अब देख क्या करना है अपने को, वर्क डन फाइंड करना। तो वर्क डन फॉर फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, वही पोटेंशियल इनटू कौन से चार्ज को लेके आया, मैं Q1 को लेके आया, तो ये हो जाएगा मेरा ये वन, सॉरी U। और ये V कितने डिस्टेंस पे था ओरिजिन से, V R1 डिस्टेंस पे था। थोड़ा सा मैं ढंग से लिख लेता हूं, सेम फॉर्मेट है। V कितने डिस्टेंस पे था, R1 डिस्टेंस पे था, इनटू चार्ज Q1। इसको ले लेता हूं फर्स्ट। अब फर्स्ट के लिए किया, ये उसने वर्क डन किया।
ये जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसको किसके अगेंस्ट कर रहा है ये वर्क डन? देखो उस टाइम पे देखो, पहले जब इससे पहले वाला डेरिवेशन किया था तो वर्क डन की वैल्यू 0 आई थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं था। क्योंकि याद है आपको जब हम लोग Q1 लेके आए थे तो मैंने बोला था यहाँ पर वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसके आसपास कोई दूसरा, न तो कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट था, ना ही कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट थी। बट इस बार क्या हो रहा है, इस बार चार्ज तो नहीं प्रेजेंट है बट एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है। तो जो हम लोग ने वर्क डन किया है वो किसके अगेंस्ट किया है? किसके अगेंस्ट किया? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, रे ई कहां से आ रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए किया। अब वैसे ही मैं वर्क डन करूंगा, वापस से वर्क डन करूंगा, दूसरे एक और चार्ज लेके आ रहा हूं, दो चार्ज के लिए बोला है। तो जो मैं वर्क डन करूंगा, वर्क डन किसके लिए करूंगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 कहां से लेके आ रहा हूं? फ्रॉम इंफिनिटी से। ठीक है, तो W2, अब W2 जब आ रहा है तो यहां पर वर्क डन, जब सेकेंड चार्ज आएगा, ध्यान से समझना, जब सेकेंड चार्ज आएगा तो ये जो W2 है ये दो के अगेंस्ट वर्क डन करेगा। पहला, दो चीजें, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो है ही, उसके अलावा एक और चीज है, देख क्या किधर गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में एक और है जिसके अगेंस्ट वर्क डन। चार्ज Q1 समझ में आया? पहली वाली कंडीशन भी, ये जो ऑलरेडी चार्ज, जो ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट तो वर्क डन करना ही करना है। लेकिन जब Q2 आया तो Q1 पहले से प्रेजेंट था, तो Q1 भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो Q2 को Q1 के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। और बोलोगे सर आपने तो बोला था कि यार Q1 जो है वो फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ सही बोला था, Q1 इफेक्ट नहीं करेगा, किसको? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। मैंने ये बोला था, मैंने ये थोड़ी बोला था कि Q1 Q2 को इफेक्ट नहीं करेगा। पॉइंट को ध्यान से पकड़ो, पॉइंट पकड़ रहे हो ना मेरा, तो सही पॉइंट पकड़ो। Q1 जो है, Q1 की जो फील्ड होगी, जो भी चार्ज की फील्ड होगी, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगी, बट हाँ वो इसको तो इफेक्ट करेगी। तो Q2 को दो लोगों के अगेंस्ट करना काम पड़ रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड जो चार्ज 1 बना रहा है पहले से, तो दो लोगों के अगेंस्ट काम करना है। तो देखो वर्क डन सबसे पहले तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस दूसरा क्या? फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1। अब देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है पहले तो वो बता दो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो यार कितनी है, तुम्हें तो मालूम है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वही फॉर्मूला, पोटेंशियल इनटू कौन सा चार्ज लेके आए? Q2, तो पोटेंशियल इनटू चार्ज Q2, बट पोटेंशियल कौन से डिस्टेंस पे था? ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पे था। चार्ज 2 कौन से डिस्टेंस पे है? R2 डिस्टेंस पे ना, ये देखो ना R2 डिस्टेंस पे ना ओरिजिन पे, पहले वाला R1 पे था, ये R2 डिस्टेंस पे है। और ऐड भी करना है किसको? वर्क डन। अच्छा मुझे बता दो वर्क डन की वैल्यू, अरे यार वर्क डन की वैल्यू कितनी आई थी जब Q1 और Q2 दो चार्ज प्रेजेंट है, उन दोनों के लिए हम लोग ने वर्क डन निकाला था जब इन्फिनिटी से, तो कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था? Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज R12, सॉरी यही था ना। अरे नहीं याद आया, अरे नहीं याद आया, वो दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, देखो अभी याद आएगा तुमको, थोड़ी सी देर में आएगा 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 आएगा। ये देखो, ये फर्स्ट डेरिवेशन,
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। बस ये और उसमें ये डिफरेंस है कि उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सेम कंडीशन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अरे ये वाला देखो, ये वाला यही था ना, दो चार्ज की वजह से जो वर्क डन होगा यही तो था, तो उसको एज इट इज लिख दो। ये जा रहा है नीचे 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 और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे भाई और नीचे, देखो कितना पढ़ा दिया मैंने। अच्छा तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये यही वाली वैल्यू रे, ये वाली ये यही वाली वैल्यू, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर। क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये हो गया तुम्हें सेकेंड चार्ज के लिए वर्क डन। वो पहले वाले चार्ज के लिए वर्क डन था, ये वर्क डन है किसके लिए? सेकेंड वाले चार्ज के लिए वर्क डन है। ठीक है, अब अगर मुझे टोटल वर्क डन फाइंड करना तो कैसे करूंगा? ऑब्वियस सी बात है, टोटल वर्क डन है तो W1 और W2 दोनों को ऐड कर दूंगा। तो W1 की जो वैल्यू आई है उसको लिख दो, क्या थी? V ड्यू टू R1 इंटू Q1 प्लस W2 की वैल्यू क्या आई? V ड्यू टू R2 इंटू Q2 और प्लस क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये जो वैल्यू है ये पूरी W2 की वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये W1 की वैल्यू है। तो इस तरह से ये हमारा टोटल वर्क डन आ गया, दोनों चार्ज का टोटल वर्क डन असेंबल कर दिया हम लोग ने। ये पूरे कॉन्फ़िगरेशन को, पूरे सिस्टम को क्या कर दिया? असेंबल कर दिया। तो ये हो गया हमारा इसी कंडीशन का फोर्थ डेरिवेशन। देखो सब में पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे, कंडीशन अलग अलग है। फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन को रिलेट करना है आपको, फर्स्ट और थर्ड कंडीशन को रिलेट करना है, सॉरी कंडीशन आपको फर्स्ट और फोर्थ को रिलेट करके समझो, सेकंड और थर्ड को रिलेट करके समझो। इस तरह से समझा जाता है। कभी भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो उससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, अब क्या पढ़ रहे हैं, ये पहले कंडीशन क्या थी, अब कंडीशन क्या है, उनमें डिफरेंशिएट करना सीखो तो चीजें समझ में आएगी। बिना डिफरेंशिएट करे कुछ समझ में थोड़ी आता है। अब इसके बेस न्यूमेरिकल भी कर लेंगे हम लोग, लगे हाथ। इतना कर लिया तो न्यूमेरिकल भी कर ही लेते हैं ना। अब देखो ये सेम कुछ कॉन्सेप्ट के बेस्ड कुछ सॉल्व एग्जांपल है एक दो, वो भी हम लोग कर लेते हैं। देखो ये फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट से पढ़ना बेटा, ये फॉर्मेट से पढ़ोगे ना तो मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ एक ही चीज, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा जाता है। जैसे आप देख सकते हो जो एग्जाम्पल है 8.12, आप एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पर लिख देता हूँ यार, सॉल्व वाला सॉल्व एग्जाम्पल 8.12, उसके अंदर क्या बोला? दो चार्ज पार्टिकल है, समझ लो पार्टिकल 1 है और पार्टिकल 2 है, और दोनों चार्ज पार्टिकल का, इसके ऊपर चार्ज Q1 है और इसके ऊपर चार्ज क्या है? Q2 है। और सबसे खास बात क्या है, क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों के ऊपर जो चार्ज है ना वो सेम है, मतलब दोनों दो पार्टिकल है, दोनों के ऊपर जो चार्ज है यानी कि Q1 और Q2 एक दूसरे को इक्वल है, और वो जो वैल्यू है वो दे रखी है 3 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम, 3 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम ये दे रखी है। और ये कहां से, जैसे Q1 और Q2 दोनों चार्ज पहले कहां पर थे? इंफिनिटी पे थे, और दोनों चार्ज को हम कहां पर लेके आए? एक प्रेजेंट लोकेशन तक लेके आए। ठीक है, और वो प्रेजेंट लोकेशन कहां गया यार? नीचे जा। हाँ, तो हम लोग Q1 और Q2 इंफिनिटी से सपोज ये पॉइंट A पे लेके आए और ये पॉइंट B पे लेके आए। ठीक है, तो इंफिनिटी से हम लेके आए और दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है, इंफिनिटी से लाने के बाद में दोनों के चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो बार बार देखो मैं बताते रहता हूँ, 3/30/100 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, पावर 2 ऊपर आके 30 इंटू 10 टू द पावर -2, पॉजिटिव है ना तो ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा। ये इतना दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखो तो Q1 और Q2 दोनों सेम चार्ज है, दोनों की वैल्यू दे रखी है हमें 3 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम, और दोनों चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है वो है 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। और पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द इंक्रीज वाला पूछा है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का कहने का मतलब है कि इंफिनिटी से प्रेजेंट लोकेशन तक
पीएल यानी कि प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी हुई, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी उतनी हुई, इक्वल्स टू क्या करोगे आप, प्रेजेंट लोकेशन माइनस, सॉरी 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 सॉरी, और क्या बोल रहा था मैं, ये बोला था इंक्रीज इन पोटेंशियल, इंक्रीज कैसा होगा, वही होगा ना फाइनल, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल यानी कि कौन सी लोकेशन पे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी लोकेशन पे, प्रेजेंट, प्रेजेंट लोकेशन, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब माइनस इनिशियल, मतलब कौन सी पोजीशन थी, इन्फिनिटी थी ना, और आपको पता है कि इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है, बार बार बताया फिर भी बता रहा हूं। तो प्रेजेंट लोकेशन माइनस इन्फिनिटी, तो क्या बचेगा, सिर्फ प्रेजेंट लोकेशन बचेगा ना, तो प्रेजेंट लोकेशन, तो ये हो गया आपका इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी उतनी इंक्रीज हुई है जितनी प्रेजेंट लोकेशन पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो U एट प्रेजेंट लोकेशन दैट इज PL में लिख देता हूं, फॉर्मूला क्या होगा, दो चार्जेस है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, तो 1/4 एप्सिलॉन दैट इज 9 × 10 टू द पावर 9, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू सेम है। तो आपको मालूम है जब Q1 और Q1, अरे यार कहां चला गया, आपको पता है कि जब Q1 इक्वल्स टू Q2 है तो Q1 Q2 की जगह पे भी आप चाहो तो Q1 लिख सकते हो, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कितना था 3 × 10 टू द पावर, कितना था वैल्यू, -5 था समथिंग, कितना था, एक सेकेंड, -5, उसका क्या ले लूंगा मैं, स्क्वायर ले लूंगा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 × 3 × 10 टू द पावर माइनस, अरे इक्वल्स टू लिख दिया, डिवाइडेड बाय R की जो वैल्यू थी वो 30 × 10 टू द पावर -2। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है, तो आगे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आगे तो कर सकते हो ना यार, इतना कर लेना, अरे मैं करूं मैं करूं मैं करूं, हर चीज में ही करूं, लो भाई 9 × 10 टू द पावर 9, फिर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर ये -5 2 सा कितना हो जाएगा 10, तो 10 टू द पावर -10 अपॉन 30 × 10 टू द पावर -2 को ऊपर लेके चले जाओ, तो -2 ऊपर लेके जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो आप देख लो 9 × 9 कितना हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 30, और अब क्या करो, तो -10 और +2 कितना हो जाएगा, -10 और +2 को जब आप सॉल्व करोगे तो 10 टू द पावर कितना बचेगा, -10 और +2 बचेगा आपका -8, और -8 और +9, तो आपका आंसर बचेगा इंटू 10 टू द पावर 1, तो 10 टू द पावर 1 बचा ना, तो बेसिकली क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया आपका 81, और एक जीरो और एक जीरो कैंसिल, तो 81/3 हो जाएगा 81, तो 27 3 से 81 होता है, 3 1 जा 3 27, 27 जूल आंसर हो गया। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया इन दोनों सिस्टम ऑफ चार्जेस का। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल, इसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है, वो है आपका अगेन, मैं यहां पर लिख देता हूं आपका, ये कहां से आ गया, सॉल्व एग्जांपल नंबर है 8.13। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये बोला है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, मतलब बेसिकली क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोल दिया है कि आपको U फाइंड करना है, और कंडीशन क्या दे रखी है, दो चार्जेस दे रखा है आपको Q1 और Q2, ये दो चार्जेस दे रखा है, Q1 की वैल्यू है -2 माइक्रोकूलम, और जो Q2 यानी कि दूसरा चार्ज है उसकी वैल्यू है +4 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो को हटाऊंगा तो 10 टू द पावर क्या आ जाएगा -6 कूलम, और यहाँ पर भी SI में कन्वर्ट करना ना, ये माइक्रो में दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा +4 × 10 टू द पावर, माइक्रो को हटाऊंगा तो -6 कूलम, तो सिंपली मैंने SI में कन्वर्ट कर दिया।
उसके बाद में इनका पोजीशन दिया हुआ है कि ये कहां पर रखा हुआ है, तो Q1 जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है -8 सेंटीमीटर, (0,0) ये इसका लोकेशन दिया हुआ है। और जो सेकेंड वाला जो चार्ज है वो दिया हुआ है +8 सेंटीमीटर, (0,0) अब इसका मतलब समझो कि एग्जैक्टली ये दिए हुए कहां पर है, इनका एग्जैक्ट पोजीशन कहां हो गया। तो इनका एग्जैक्ट पोजीशन कुछ इस तरह से हो गया। मान लो ये नंबर लाइन है, क्योंकि y तो 0 है ना दोनों में, y और z देखो दोनों में 0 है, x y z, x y z, तो y और z दोनों में 0, तो इसकी कहानी खत्म होगी, यानी कि सिर्फ x। तो ये हो गया इसका सेंटर का पार्ट 0, एक रखा हुआ है +8 पे और एक रखा हुआ आपका -8 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो यहां पर आपका Q1 है और यहां पर आपका Q2 है। अगर आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर देखो कि कितना होगा, तो यहां से 8 और यहां से 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, टोटल 16 सेंटीमीटर। तो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो r कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, दैट इज डिवाइड बाय 100। तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.16 मीटर। ये r इक्वल्स टू क्या हो गया, 0.16 मीटर। समझ में आया। तो ये r हो गया और दोनों चार्जेस दे दिया। अब u तो यार अब अभी आपके बाएं हाथ का खेल है। फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें दो क्वेश्चन है, फर्स्ट में आपको u फाइंड करना है, और उसने बोला है कि फर्स्ट में बोला है एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है। जो फर्स्ट कंडीशन बोला है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन फाइंड करना है जहां पर एक्सटर्नल फील्ड बिल्कुल भी नहीं है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कौन सा, यही वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस R1। सो U इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना, -2 है ना, तो -2 इंटू 10 टू द पावर -6। फिर तुम्हारा जो Q2 है, Q2 की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर -6। ये दोनों की वैल्यूज हो गई, और R दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 0.16। इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद में ये तो हम लोग ने फाइंड कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बेटा, उसको ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि सेम सिस्टम जो था ना अभी, Q1 Q2 दोनों का लोकेशन ईच एंड एवरीथिंग सेम है, बस उसमें कंडीशन ये आ गई कि अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, मतलब E जो है ना वो प्रेजेंट है, और इस उस E की जो वैल्यू है वो है A इंटू 1/r²। ये इतना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें भी आपको दे रखा है जहां पर वेर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर रेज टू -2 समथिंग दे रखी है। तो ये वैल्यू यहां पर दे रखी होगी, मुझे लग रहा है टेक्स्ट बुक में एक्चुअली मिसप्रिंट हुआ है, ये सेंटीमीटर की जगह ऑलरेडी मीटर में होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी कन्वर्ट नहीं किया है। तो कन्वर्ट नहीं किया तो ये ऑब्वियसली मीटर में होगा, तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई रहेगी, तो इसको मीटर कंसीडर कर दो चाहिए तो आप। चलो, ये हमें कंडीशन दे रखी है, मतलब बेसिकली आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके, ये पहले वाली कंडीशन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था, बट सेकंड कंडीशन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन पे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है, ये क्या हो गया, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, उस कंडीशन के लिए हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता है जब एक्सटर्नल दो चार्जेस हो, कितने चार्जेस हो, दो चार्ज हो, दो चार्ज हो, और साथ में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो, फोर्थ डेरिवेशन अगर आपको याद होगा, फोर्थ डेरिवेशन डी वाला पार्ट जो हम लोग ने किया था, उसका कॉन्सेप्ट यूज करना है। उस कंडीशन में आपको वर्क डन फाइंड करना है, आई मीन पोटेंशियल एनर्जी, वही वर्क डन होगा ना, जितना वर्क डन होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो आपको यू फाइंड करना है। तो अगर आपको याद होगा फॉर्मूला, तो देखो याद है, v ड्यू टू r1 फिर q1 था, प्लस v ड्यू टू r2 q2 था, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
R12, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पर देखो Q1 है, Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। जो नहीं दिया हुआ है वो Q2, ये V की वैल्यू नहीं है, ये जो पोटेंशियल है ना ये नहीं है हमारे पास। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने से पहले, ये फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला तो यही होने वाला हमारा, ये है फॉर्मूला। बट इस फॉर्मूले के लिए हम फाइंड करेंगे सबसे पहले किसकी वैल्यू, V की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और V का एक रिलेशन पढ़ा था हम लोग ने, जो देखो बहुत काम आएगा। क्या था वो रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, माइनस dV अपॉन dr, यही था। और हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, V फाइंड करना है। तो बाकी सबको मैं उधर भेज दूंगा, माइनस के साथ भेज दूंगा उधर। तो ये नेगेटिव ऑफ डी आर उधर चले आएगा, तो dV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E नेगेटिव ऑफ E dr, ये हो गया। अब आपको अगर dV फाइंड करना है, ये क्या हो गया, चेंज है, डिफरेंशिएट है, छोटा सा पोटेंशियल है। आपको टोटल फाइंड करना है, तो ऑब्वियस सी बात आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड, नेगेटिव ऑफ E dr, दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dV को इंटीग्रेट करके आपको क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। जैसे होता है ना छोटा सा डिस्टेंस है, अगर आप उसको इंटीग्रेट करते तो आप टोटल डिस्टेंस x लेते हो इंटीग्रेट करने बाद में। तो इंटीग्रेट मतलब छोटे छोटे dV को आप इंटीग्रेट करके आपको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा, दैट इज V हो गया आपका टोटल। अब आपको क्या करना है, E की वैल्यू हमें जो क्वेश्चन में दी हुई है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव, क्या है, A अपॉन 1/r² था ना, A अपॉन 1/r² dr। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन में जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो A की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है ना, तो A को मैं इंटीग्रेशन को बाहर निकालूंगा, साथ में माइनस को भी निकालूंगा। अब क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1/r² dr। और आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन, साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1² dx का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ये x² है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² dx का फॉर्मूला होता है -1/x। तो 1/r² dr का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1/x। सो v इक्वल्स टू माइनस, ये तो पहले से था, फिर ये हो जाएगा -1/x लिख दिया। यहाँ पर r है ना, तो जिस वेरिएबल के साथ करे वो वेरिएबल आ जाएगा। यहाँ पर x के साथ करते तो x आ जाता, और माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू a अपॉन r, ये हमें क्या मिल गई, v की वैल्यू मिल गई। अब इस v की वैल्यू हम अपने ऊपर वाले जो फॉर्मूला था ना उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है। अब देखो अब क्या करना है, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, और तो कुछ नहीं है। u इक्वल्स टू v की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितनी आई है, a अपॉन r। तो जहां जहां v है वहां वहां लिख दो a अपॉन r इंटू Q1, प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a अपॉन r इंटू Q2 प्लस। अब ये जो पूरे की वैल्यू आप ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके, ये वैल्यू आप ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके फर्स्ट कंडीशन में, ये देखो यही थी, तो वापस आपको निकालने की जरूरत नहीं है। इसको निकाल के जो भी आंसर आएगा, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं किया, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, बट आप प्लीज कैलकुलेशन करना, आप ऐसे कर नहीं करना। 0.45 जूल आएगा, दैट इज माइनस में आएगा, u इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पर साइन माइनस है ना, तो ऑब्वियस सी बात है फाइनल आंसर में माइनस रहेगा। तो माइनस 0.45 आपको क्या आ गया, 0.45 जूल आपको u की वैल्यू आ गई। वही u की वैल्यू यहाँ पर लिख दो, माइनस 0.45, ये पूरे की वैल्यू। सो अब आप देख सकते हो u इक्वल्स टू a की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी, देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी था, ये रहा 8 इंटू 10 टू द पावर 5। सो 8 इंटू 10 टू द पावर 5, और r इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, चार्ज कितना दे रखा था, -2 इंटू 10 टू द पावर -6। सो -2 इंटू 10 टू द पावर -6, ये थी आपकी Q1 की वैल्यू, डिवाइडेड बाय r। तो r कितना था यार, Q1, R1 लेना है ना इसके लिए, देखो यहाँ पर डिस्टेंस कौन सा लेना है, R1 लेना है। तो R1 की कितना था, 0.08। अरे यार 8 सेंटीमीटर दिया था ना, 8 सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.08 मीटर हो जाएगा ना। हर चीज कहां से आया, कहां से आया, ये यहां से आया। उसके बाद में प्लस a अपॉन r, तो अगेन a की वैल्यू तो वही रहने वाली है, 8 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय
0.08, इसका भी R2 है तो R2 भी 0.08 था। और ये दोनों देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 0.45 है देखो, ये 0.45। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको जैसा भी लगे आप चाहिए तो 8 इंटू 10 टू द पावर 5 को कॉमन निकाल के फिर सॉल्व कर लो। एलसीएम तो सेम है ही तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, तो इसको कैलकुलेट कर देना, आपको जो भी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है यूनिट तो जूल ही रहेगा, बस दोनों में डिफरेंस ये था कि पहले में पोटेंशियल एक्सटर्नल एनर्जी प्रेजेंट नहीं थी और सेकंड कंडीशन में एक्सटर्नल एनर्जी प्रेजेंट है, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन करने वाले हैं, एक लास्ट डेरिवेशन है, ऑलरेडी हम लोग 4 डेरिवेशन कर चुके हैं। अब ये जो लास्ट डेरिवेशन है दैट इज E1, उस डेरिवेशन में आपको क्या करना है, ये डेरिवेशन में भी हमें देखो सब में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना था, तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, बस वही है कि कंडीशन डिफरेंट होगी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे ये किसकी फाइंड करेंगे, हम लोग ने 2 चार्ज के देखा, सिस्टम ऑफ चार्जेस देखा, n चार्जेस देखा। अब पोटेंशियल एनर्जी जो हम फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे डायपोल का, और फिर डायपोल, डायपोल जो कहाँ है एक्सटर्नल फील्ड में, डायपोल को कहाँ रखा हुआ है, इन्हें एक्सटर्नल फील्ड। अब डायपोल का मतलब मैं हमेशा बता देता हूँ, बताया मैंने पहले भी, वापस बता देता हूँ कि डायपोल में हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा और दोनों चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। मान लो कि वो डिस्टेंस 2l है, 2l का मतलब क्या हो गया, सेंटर से पॉजिटिव l है और सेंटर से नेगेटिव भी l होगा, तो दोनों l प्लस l मिला के क्या हो जाता है 2l। हमेशा डायपोल में, डायपोल जब भी वर्ड आया तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सेम सेम चार्ज का कभी डायपोल नहीं होगा, तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। डायपोल में आपको अपोजिट नेचर का चार्ज एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हम लोग मोस्टली 2l कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये डायपोल कहां रखा हुआ है, एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, तो मैं कुछ एक्सटर्नल फील्ड बना लेता हूं। ये बहुत छोटा बन गया, पहले एक्सटर्नल फील्ड बना लेता हूं ना, तो क्या समझने में ये आसानी होगा। तो ये सारी जो मैं बना रहा हूं ना, ये सारी की सारी एक्सटर्नल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ऑलरेडी हम क्या करके रखे, प्रोवाइड कर रहे हैं। बस बहुत हो गया, ये लास्ट, ये सही लोकेशन नहीं है इसका ना, प्रॉपर नहीं लग रहा था, क्या हो रहा है यार, कभी एकदम ऊपर चले आ रहा है, कभी एकदम नीचे, एक सेकंड ना। अब ये सही हो गया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, ये हमने पहले से प्रोवाइड कर दी। और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या करूंगा, डायपोल लाके रख दूंगा। तो मान लो कि ये मैंने डायपोल यहाँ पर रख दिया, ये एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और एक ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों को मैंने कनेक्ट कर देता हूँ ये कुछ इस तरह से। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया 2l। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ये डायपोल रख दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का जो फोर्स है, फोर्स आपको पता है ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई होता है। तो यहाँ पर Q इंटू ई ये डायरेक्शन में लग रहा है और यहाँ पर Q इंटू ई ये डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरह से यहाँ पर क्या लग रहा है, फोर्स है। तो ये डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप डायपोल को, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है, वो क्या करने लगता है, रोटेट करने लग रहा है।
जब भी आप डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो क्या करता है, रोटेट करता है। और जब कोई भी रोटेट करता है ऑब्जेक्ट तो समझ लो उसके ऊपर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, क्योंकि टॉर्क की वजह से कोई भी चीज क्या करता है, रोटेट करता है। तो आपको याद होगा टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। अब इसके अंदर यहाँ पर P क्या है तुम्हारा, ये सब चीजें ऑलरेडी आपने 11 में पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है तो एक बार याद कर लो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। P आपको बता देता हूँ, P होता है डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था। और E का तो आप अभी तक पढ़ते ही आ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्रॉस प्रोडक्ट को हटाना है तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, Pe साइन थीटा। ये हो गया आपका नॉर्मली टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है, Pe साइन थीटा। ये टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क की वजह से क्या कर रहा है, ये रोटेट करने लगा कोई भी डायरेक्शन में, मान लो क्लॉकवाइज में रोटेट करने लगा, ऐसा रोटेट करने लगा। तो ये जो रोटेशन हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है, जो टॉर्क ऑलरेडी लग रहा है इसमें इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड में रखने की वजह से, अगर हमें इस टॉर्क को अगर न्यूट्रलाइज करवाना है तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करेंगे। इस ओवरऑल जो पहले से टॉर्क लग रहा है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करेंगे हम, तो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, वर्क डन होगा, क्योंकि आप किसी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो ना, तो आपने क्या करना, एक्सटर्नल टॉर्क आप अप्लाई कर रहे हो, पहले से एक टॉर्क लग रहा है उसके अगेंस्ट आप एक टॉर्क अप्लाई कर रहे हो, तो आपने क्या किया, जैसे मान लो ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो आपने इसके अगेंस्ट क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, वर्क डन। तो हम यहाँ पर देखते हैं वही वर्क डन फाइंड कर देते कि वो वर्क डन कितना होगा, क्योंकि वर्क डन ही आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब कोई भी चीज, अब देखो यहां पर वर्क इक्वल्स टू, एक सेकेंड, सो वर्क इक्वल्स टू फोर्स, यहां पर फोर्स कौन लग रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स, यहां फोर्स का काम कर रहा है आपका टॉर्क, टॉर्क एक फोर्स का काम कर रहा है यहां पर, कौन सा, एक्सटर्नल जो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल टॉर्क इनटू डी थीटा, ठीक है, डी थीटा यानी कि छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आपको छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो उसने रोटेट किया ना, तो कितने एंगल से रोटेट किया, तब जब कोई भी चीज रोटेट करता है तो हम लोग नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर डी थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे थीटा एंगल है तो डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डी का यहाँ पर छोटा सा, तो वर्क डन जो होगा वो भी छोटा होगा ना। अगर मैं सिर्फ थीटा लेता तो मेरा वर्क डन डब्ल्यू लेता, लेकिन यहाँ पर छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से वर्क डन भी क्या होगा, छोटा सा। लेकिन अपने को छोटा नहीं, टोटल वर्क डन चाहिए, तो टोटल वर्क डन करने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क एक्सटर्नल डी थीटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम जो यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब कितने एंगल से रोटेट करवा रहे, वो मैटर करता है ना, कि इसको रोटेशन हुआ, कितना एंगल रोटेट हुआ। तो मान लो कि उसने रोटेशन थीटा नोट से स्टार्ट करके थीटा पे क्या किया, खत्म, तो ये इनिशियल हो गया और ये क्या हो गया, फाइनल एंगल। सो इनिशियल एंगल थीटा है और फाइनल एंगल क्या है, थीटा, सॉरी इनिशियल एंगल थीटा नॉट है और फाइनल एंगल थीटा है। तो बेसिकली थीटा, यहां पर मैं रेंज लिख देता हूं, थीटा नोट से जर्नी स्टार्ट की और थीटा पे क्या कर दी, जर्नी खत्म कर दी, ये उसकी रोटेट करने की रेंज थी। अब आप देखो कि हमें डीडब्ल्यू है, तो डीडब्ल्यू को टोटल, डीडब्ल्यू छोटा सा वर्क डन था, इंटीग्रेट करोगे तो डीडब्ल्यू की जगह आप सिर्फ डब्ल्यू लिख सकते हो, दैट इज द टोटल वर्क डन, ये कर दिया। टॉर्क का फॉर्मूला देखो ऑलरेडी अपन लिख चुके हैं, थीटा नॉट से लेके थीटा, ये रेंज लिख देता हूं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, पीई साइन थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, डी थीटा जो था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो एज इट इज मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ये जस्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया, पीई साइन थीटा डी थीटा। अब क्या होगा, जो चीजें सेम है उसको मैं बाहर ले लूंगा, तो वर्क डन इक्वल्स टू आपका डाइपोल मोमेंट, पी की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लूंगा। इंटीग्रेशन सिर्फ किस पे अप्लाई होगा, थीटा पे, क्योंकि एंगल चेंज होगा ना, तो यहाँ पर साइन थीटा पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। और अगर आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ पर देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है ना, हाँ भूल गए, ये आना जरूरी है बेटा।
सो वर्क इक्वल्स टू पीई, फिर ये जो इंटीग्रेशन का रेंज है साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और साथ में आप रेंज लिखना ना भूलिएगा, कहां से लेके थीटा नोट से लेके थीटा तक। अब क्या होगा, ये जो कॉस थीटा के अंदर ये जो थीटा है ना, इस थीटा की जगह एक बार अपर रेंज आएगा, फिर बीच में आएगा माइनस, फिर आएगा लोअर रेंज, क्योंकि देखो ये है अपर रेंज, ये है लोअर रेंज, तो अपर रेंज माइनस लोअर रेंज, ये फॉर्मेट होता है सॉल्व करने का। तो वर्क इक्वल्स टू पीई ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस थीटा की जगह एक बार ऊपर आएगा, तो ऊपर भी थीटा ही है तो कॉस थीटा हो गया, फिर बीच में माइनस, अब एक बार थीटा की जगह थीटा नॉट आएगा, थीटा नॉट लिखना है, तो माइनस कॉस थीटा नॉट। वर्क इक्वल्स टू पीई ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा नॉट। अब थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर देता हूं, अरेंज कुछ इस तरह से कि वर्क इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा नॉट, और माइनस वाले को उधर लिख देता हूं ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, बाकी कुछ नहीं है, मैंने जस्ट ये नॉर्मल क्या कर दिया स्विच कर दिया, तो ये हमारा आ गया वर्क का फॉर्मूला। अब देखो आपने यहां पर क्या किया है, आपने जो रेंज ली है, आई मीन आपने जर्नी कहां से स्टार्ट की, थीटा नोट से लेकर के थीटा तक गए, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी थीटा नोट से लेके, पोटेंशियल एनर्जी कहां पर से स्टार्ट हुई, थीटा नोट से पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट हुई और खत्म कहां पर हुई, पोटेंशियल एनर्जी थीटा पे खत्म हुई। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, ये इनिशियल थी एक फाइनल थी, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो फाइंड करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल दैट इज थीटा एंगल माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल ही करते हैं ना, चेंज फाइंड करना है तो थीटा नॉट। तो थीटा नॉट पे मैं ऐसा मान लेता हूं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितना थी, स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही रहेगी ना, कोई भी चीज जर्नी जब स्टार्ट होती है तो इनिशियली जीरो कंसीडर करते थे, तो स्टार्टिंग में हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जीरो थी, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी मान ली जीरो, तो ये वर्क की जगह पर मैंने ये पार्ट लिखा है कि कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन ऑब्वियसली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पीई बाकी पूरा पार्ट एज इट इज कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। तो आपको पता है कि यहां पर एनर्जी कितनी थी, जीरो थी, तो सिर्फ क्या बचेगा, पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा एंगल इक्वल्स टू पीई, फिर ब्रैकेट में कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, ये जस्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, मतलब रेंज ले ली ना, फाइनल माइनस इनिशियल, यार थीटा नॉट मतलब इनिशियल, थीटा मतलब फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल पार्ट था, ये इनिशियल पार्ट था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही तो होता है बेटा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अरे वर्क डन इक्वल्स टू कितना वर्क डन होगा, जितनी तुमने पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी कहां पर, फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो फाइनल यानी कि थीटा और इनिशियल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा नॉट इज इनिशियल, तो ये यू आ गया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो, जरूरी नहीं ये मैंने जीरो माना तब मैंने सिर्फ ये लिखा, अगर जीरो नहीं माना होता, पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं माना होता, कुछ नहीं होता, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते। अब उसके अंदर कुछ कंडीशंस है, कुछ केस है, तो हम लोग कुछ केस है वो भी देख लेते हैं। जैसे पहला केस, केस वन क्या स्टेट कर रहा है, तो उसने ये बोला है कि जो डाइपोल है ना, इफ डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री लिखो या और थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 लिखो, बात तो एक ही है ना, मतलब डाइपोल परपेंडिकुलर है, तो मतलब आपका जो इनिशियल एंगल है थीटा नोट वो कितना हो गया, थीटा नोट ले लेता हूं, इनिशियल एंगल कितना है 90 डिग्री ले लेता हूं मैं आपको, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल जाएगी, u एट थीटा एंगल इक्वल्स टू पी ई ब्रैकेट में cos, ये जो थीटा नोट है इसकी जगह क्या लिख दोगे cos 90 ना, तो cos पाई बाई 2 लिख दो या 90 लिख दो, एक ही बात है, माइनस cos थीटा, और cos 90 की वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है, जीरो होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा एंगल इक्वल्स टू पीई cos 90 की वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो ये पूरा हो जाएगा जीरो माइनस cos थीटा, जीरो माइनस cos थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा है ना, तो u एट थीटा एंगल इसको क्या लिख दूंगा, माइनस p इंटू ई
कॉस थीटा। तो अगर 90 डिग्री है तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया फॉर्मूला फॉर 90 डिग्री के लिए। और मान लो ये 90 डिग्री के लिए। सेकेंड केस टू क्या बोलता है कि जो डाइपोल है ना, इफ इनिशियली है, उधर भी मैं इनिशियली मेंशन करने भूल गया था, मैं वहां पर लिख देता हूं, वो भी इनिशियली था, यहां पर मैं इनिशियली लिखना भूल गया था। इफ इनिशियली, स्टार्टिंग में, इफ इनिशियली, स्टार्ट कहां से होता है, एंड तो कहीं पर भी हो सकता है, एंड का नहीं, तो हम स्टार्ट ही कंसीडर करेंगे। डाइपोल जो है, इफ डाइपोल इज पैरेलल, किसको, तुम्हें और मुझे तो होगा नहीं, पैरेलल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इनिशियली डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है तो आपको पता है कि थीटा नॉट की वैल्यू आप क्या लोगे, 0 डिग्री लोगे। तो वही u एट थीटा एंगल आप क्या करोगे, पीई, जो ब्रैकेट में cos 0 डिग्री ले लोगे माइनस cos थीटा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो u एट थीटा एंगल इक्वल्स टू पीई cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस cos थीटा। ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी, कब, जब एंगल होगा 0। तो इसी के साथ हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। देखो डेरिवेशन को प्रैक्टिस क्या करो, जब भी डेरिवेशन पढ़ो एक एक दो दो बार, आपको डेरिवेशन पूरा प्रोसेस मुंह पे याद होना चाहिए। अच्छा हमने ऐसे से किया था, ये कंडीशन थी, तभी चीजें समझ में आएगी। ऐसे ही नहीं आती बेटा, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, हार्डवर्क करोगे तो होगा। ऐसे टाइम पास देखोगे, वीडियो लेक्चर्स देख लिया, मूवी की तरह एंजॉय कर लिया तो नहीं होगा, काम करना पड़ता है तब जाके होगा। चलो अब इसके बेसिक सॉल्व एग्जांपल भी देख लेते हैं ना, तभी तो मजा आता है। आपका जो सॉल्व एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर है 8.14। एग्जांपल 8.14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखो क्या दिया है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक नेगेटिव चार्ज हो गया, और दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और वो डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस हम 12 बोलते हैं ना, उस 12 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। 12 यानी कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो वो 2l की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो गया। ये होगी दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। और जो चार्ज है यहाँ पर Q1 और Q2, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को इक्वल है, Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल है, और उस इक्वल की जो वैल्यू है, जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 1 माइक्रोकूलम। और आपको पता माइक्रो ऐसा ही नहीं है, तो माइक्रो को हटा के क्या लिखूंगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 लिखूंगा। तो बेसिकली ये हो गया 10 टू द पावर -6 कूलम, ये चार्ज और डिस्टेंस। तो आपको पता है कि अगर इतना दिया हुआ है तो आप P की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। P का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2L। तो P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। तो चार्ज कितना दे रखा है अपने को, 10 टू द पावर -6। 2L की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, -6 और -2, 10 टू द पावर -8। ये आपका हो गया, P की वैल्यू आपको मिल गई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मिल गया। अब बोलोगे सर आपने बताया नहीं क्या फाइंड करना है, पहले ये मैंने कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसलिए फाइंड कर लिया क्योंकि आपको जो सबसे पहली जो चीज फाइंड करनी है वो फाइंड करना, आपको क्या बोला है, मैक्सिमम टॉर्क। टॉर्क मैक्सिमम फाइंड करना है, और टॉर्क हमेशा याद रखना मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, कंडीशन होती है, याद रखना। टॉर्क मैक्सिमम होगा जब आपका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो टॉर्क मैक्सिमम आपको फाइंड करना है, तो फॉर्मूला आपको पता है क्या, पीई साइन थीटा। तो P की वैल्यू इसलिए मैंने पहले ही निकाल दी क्योंकि यहां पर लगेगी, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -8, ये हमने ले ली P की वैल्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है क्या, हाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू दे रखी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख दूंगा 10 टू द पावर 5 और साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू मुझे पता है कि 1 होती है। तो 2 इंटू -8 और +5 कितना हो जाएगा, -3। तो 2 इंटू -3 ये हो गया हमारा। और टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। ये हम लोग ने मैक्सिमम टॉर्क बोला था, फाइंड कर लिया, थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी भी तो वैल्यू दे रखी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन भी देख लो इसी के साथ, इसी में सेकंड क्वेश्चन भी पूछा है कि वर्क फाइंड करना आपको एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू। वर्क में जो है वो θ1 से लेकर के θ2 ये रेंज दे रखी है। θ1 में बोला है कि 0 डिग्री से स्टार्ट करके वो कहां तक जा रहा है, 180 डिग्री।
तो 0 डिग्री ये आपका इनिशियल एंगल और ये आपका क्या हो गया फाइनल एंगल θ2, 0 से 180 डिग्री का है। तो देखो वर्क का फॉर्मूला, वर्क बोलो या पोटेंशियल एनर्जी बोलो, वर्क का फॉर्मूला क्या था, जस्ट हम लोग ने करके रखा हुआ है Pe cos θ1 माइनस कॉस θ2। तो देखो P की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻8। इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵ सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। cos θ1 की वैल्यू अरे भाई 0 डिग्री, cos θ2 की वैल्यू 180 डिग्री। अब देखो सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। -8 और +5 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू होती है 1, फिर बीच का साइन -1, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो 2 इंटू 10⁻³ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 दैट इज 2 इंटू 10⁻³ तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 2 जा 4 इंटू 10⁻³ और पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन उसका यूनिट क्या होता है जूल, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर जूल। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जो वर्क डन बोला था हमने फाइंड कर दिया। अब इसके बाद हम कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है आपके एक्सरसाइज के, वो करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड है इसीलिए सेम डेरिवेशन के साथ हम लोग कर लेते हैं। जैसे आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक डाइपोल है जिसका चार्ज -q और +q, तो -q चार्ज और +q चार्ज का डाइपोल है, ठीक है। और ये दो चार्जेस है डाइपोल पे, और लोकेशन देखो क्या दिया हुआ है, जैसे -q का लोकेशन दिया हुआ है 0, -b, 0, और इसका लोकेशन दिया हुआ है 0, +b, 0, ये लोकेशन दिया हुआ है। अगर आप इसको XY एक्सिस पे बनाओ, और आप ध्यान से देखो, तो ये देखो यहां पर ये x, ये y और ये z, सेम थिंग यहां पर ये x, उसके बाद में ये y और ये z। अगर आप ध्यान से देखो तो बेसिकली यहां पर क्या हो रखा है, यहां पर ये बोले कि जो भी चार्जेस है वो b एक्सिस पे रखे हुए हैं, तो मैं बना लेता हूं, यहां पर b बना लेता हूं। तो यहां पर ये मैंने y एक्सिस बना लिया, ये हो गया इसका सेंटर जहां पर आप 0 लोगे, ठीक है। और उसके बाद में ये हो गया ऊपर पॉजिटिव y, नीचे क्या हो जाएगा नेगेटिव y। तो पॉजिटिव y मान लो यहां से ये हो गया +b डिस्टेंस, और ये हो गया -b डिस्टेंस। +b पे कौन सा चार्ज रखा हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है +q चार्ज रखा हुआ होगा, और ये -q। ये इस तरह का डायग्राम हो गया। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के बीच में, सेंटर से ये भी b, सेंटर से ये भी b, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2b। जैसे 2l होता था ना, तो 2l, दो डाइपोल के बीच में डिस्टेंस क्या होता है 2l, तो यहाँ पर 2l की जगह पर क्या ले लेंगे 2b ले लेंगे ना, l की जगह। अरे वेरिएबल से क्या फर्क पड़ता है बेटा, समझे कि नहीं समझे, तो ये डिस्टेंस मैंने ले लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, और ये जो डाइपोल रखा हुआ है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द फील्ड आर प्लेन पैरेलल टू द YZ। समझ रहे हो क्या, समझे क्या? आपकी जो ये मैं यहां पर ड्रॉ करके बताता हूं आपको, एक शेप लेता हूं मैं, ठीक है। यहां पर एरो बना देता हूं, ये x, ये y, ठीक है। और एक और लिया एरो, ये तीसरा। तो बेसिकली क्या हो गया, ये z एक्सिस। क्वेश्चन में क्या बोला है, जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, वो कौन सा वाला है, ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो बेसिकली आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये क्या आ गया यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू
इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो बेसिकली वो कैसा कुछ होगा, कैसा दिखेगा, वो देखो ऐसे दिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको बनेगा ना, ये देखो सरफेस को ऐसा होगा, ये यहाँ से सरफेस को 90 डिग्री होगा। आप चाहो जितना जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सरफेस को बेसिकली क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, वाई जेड को परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एक्स एक्सिस होगा ना। वाई और जेड में आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस रखा हुआ है, वाई और जेड में आपका पोटेंशियल सरफेस है। वाई जेड में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वाई जेड को जो परपेंडिकुलर है वो कौन होगा, एक्स एक्सिस होगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई जेड को परपेंडिकुलर है, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो वाई जेड प्लेन को परपेंडिकुलर कौन होगा, एक्स एक्सिस। और वाई जेड पे कहां है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, अलोंग एक्स एक्सिस होगा। उसके बाद में इसी का सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है कि पीई साइन थीटा होता है, ठीक है। तो पीई साइन थीटा, तो यहां पर क्या होगा, P का मतलब क्या होता है, चार्ज इंटू दोनों, P मतलब क्या होता है, Q इंटू टू एल होता है। तो P Q, टू एल की जगह कौन है, टू बी है, तो P की जगह क्या लिख दूंगा, Q टू बी ई साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, टू क्यू ई बी साइन थीटा। ये आ गया आपका क्या, टॉर्क का फॉर्मूला, जो टॉर्क हम लोग को इसने बोला था फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, जो इसके बेस जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड, जो सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो हम लोग करेंगे। मैंने बोला ना, एक डेरिवेशन करो, उन डेरिवेशन उस कॉन्सेप्ट के बेस सारे सॉल्व और अनसॉल्व, तो सॉल्व तो हम लोग ने ऑलरेडी कर दिए। अब अगेन जो नेक्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन है आपका, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर है वो आपका क्वेश्चन 11th वाला। 11th वाले में क्या बोला है, दो चार्जेस बोला है, 6 माइक्रोकूलम, एक 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और दूसरा कौन सा चार्ज है, -5 माइक्रोकूलम। दो चार्जेस है। तो सबसे पहले इन दोनों चार्जेस को माइक्रो हटा देता हूं, तो 6 इंटू टेन टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा। ये हो जाएगा -5 इंटू टेन टू द पावर -6 कूलम। दो चार्जेस है, इसको Q1 ले लो और इसको Q2 ले लो, ये दो चार्जेस है। अब ये कहां पर है, जो 6 माइक्रो कूलम है ये कहां पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है ओरिजिन पे। और ये जो दूसरा चार्ज है ये कहां पर रखा हुआ है, इसका लोकेशन कहां पर है, इज प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे रखा हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,6,0। तो ऑब्वियस सी बात है 6 सेंटर में, तो ये वाई वाला ही पार्ट हो गया, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पहले इसको मैं ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये ले लिया मैंने एक्स एक्सिस, ये ले लिया मैंने वाई एक्सिस। पहला वाला तो बोला हुआ है ओरिजिन पे, यानी कि ये रहा आपका ओरिजिन। ओरिजिन पे कितना चार्ज रखा हुआ है, 6 इंटू टेन टू द पावर 6 इंटू टेन टू द पावर -6 कूलम, ये ओरिजिन पे रखा हुआ है ये आपका चार्ज, ठीक है। फिर जो दूसरा चार्ज है वो वाई एक्सिस पे कितना, यहाँ पर, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है ओरिजिन से, ये पॉइंट ले लेता हूं मैं ए पॉइंट पे, तो वो कितना रखा हुआ है, -5 इंटू टेन टू द पावर -6, -5 इंटू टेन टू द पावर -6, ये चार्ज रखा हुआ ए पॉइंट पे। और उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको V फाइंड करना है, कहां पर, एक पॉइंट P है, V कहां पर फाइंड करना है, पॉइंट P पे फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट P पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो पॉइंट P है कहां पर, तो वो पॉइंट P है आपका 8,0,0, दैट इज ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, तो y और z तो 0 है, यानी कि x एक्सिस पे है, मतलब कुछ यहां पर होगा। ओरिजिन से कितना डिस्टेंस दूर है, 8
मीटर में बोला हुआ है, तो ये 8 मीटर हो गया, और यहाँ का डिस्टेंस है वो 6 मीटर दिया था, देखो ये 6 दिया था ना, इसलिए 6, तो यहाँ से 8 मीटर पे, तो ये हो गया पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे आपको वी फाइंड करना है। तो देखो पॉइंट पी पे जो वी है ना, दो चार्ज की वजह से, एक तो चार्ज ये ओरिजिन पे जो चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से यहां पर, और दूसरा यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से, ये दो चार्ज की वजह से। तो आपको ओपी का तो डिस्टेंस मालूम है कितना, 8 मीटर। आपको एपी का डिस्टेंस मालूम है कितना है, नहीं मालूम है, तो एपी का फाइंड करना पड़ेगा ना। अरे पाइथागोरस से फाइंड कर दो, क्या होगा, एपी का स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों साइड का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, 100, स्क्वायर रूट कर लो, एपी का इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपने को, 10 मीटर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ओ प्लस पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ए, तो ये दो चीज है, इन दो की वजह से अपने को क्या फाइंड करना है, टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले ओपी का फाइंड कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है Q1 अपॉन R1 ऐसा ही लेते हैं ना, तो Q1 अपॉन R1, तो OP का चार्ज कितना है, O पे चार्ज कितना है 6, 6 इंटू 10⁻⁻6, और डिस्टेंस कितना है 8, तो ले लोगे। फिर वापस PA, तो वही है फॉर्मूला, अरे V का फॉर्मूला तो यही होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद में क्या होता है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो ओपी के लिए ओपी वाला चार्ज ले लेंगे, और एपी या पीए जो भी बोलो उसके लिए उसका चार्ज ले लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एपी का वैल्यू चार्ज कितना है, -5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर कितना है 10। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना सिंपल, क्या करो, दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से कॉमन निकाल लो, और क्या कॉमन निकाल सकते हो, ये देखो ये 10⁻⁻6 10⁻⁻6 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो इंटू 10⁻⁻6 को भी कॉमन निकाल दो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 6/8 बचेगा। फिर ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ना, यहाँ पर ले लो माइनस, यहाँ पर बचेगा 5/10, और 1/4 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, और इंटू 10⁻6, 6/8, 6/8 माइनस 5/10, आपको आंसर मिल जाएगा v का, जो भी आपको आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देना, कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, सबको समझ गया, चलो राइट है इसका, सॉल्व कर देना, आपको आंसर आ जाएगा। और भाई साहब यूनिट वी लगा देना, वी का मतलब वोल्ट होता है, तो वी का पोटेंशियल का यूनिट भी वी होता है, वोल्ट होता है, कुछ जूल वगैरह नहीं लगा देना। अब देखो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो समथिंग कुछ ये आएगा, कैलकुलेशन सिंपल सा कैलकुलेशन आप कर दोगे, 2.25 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर आएगा, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, 2.25 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ये पोटेंशियल आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। उसके बाद में एक और क्वेश्चन है इसका, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्क डन कितना होगा अगर एक पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके मैं पॉइंट जो पी था ना वहां तक लेके आ जाऊं, मतलब कहीं इंफिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज क्यू को उठा के मैं यहां तक लेके आ गया, तो उसके लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा। तो आपको पता है कि V का फॉर्मूला हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इंटू क्यू, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। तो V तो हम लोग ने ऊपर ऑलरेडी निकाल के रखा है, कितना, अरे दोनों चार्ज का पूरे सिस्टम का निकाल के रखा है ना हम लोग ने, 2.25 इंटू 10⁻3, जहां पर दोनों चार्ज इन्वॉल्व है, तो बेसिकली हमने पूरे सिस्टम का पोटेंशियल निकाल के रखा है, तो वापस निकालने की जरूरत नहीं है। और जिस चार्ज को लेके आए उस चार्ज, एक जो चार्ज हम पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना चार्ज होता है, कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अरे एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 सेम होता है। प्रोटॉन पे साइन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे साइन नेगेटिव होता है, इतना ही तो होता है। तो इसको कैलकुलेट कर दो। इसको कैलकुलेट करके जो आपको आंसर आएगा वो टेक्स्ट बुक में आई गेस रॉन्ग दिया हुआ है आंसर, वो आंसर आप कैलकुलेट कर लेना। मैं अगर कैलकुलेट करके देखूं इसको, एक सेकेंड ना, तो वो आ रहा है 3.6। अब बोलोगे सर सिर्फ 3.6 नहीं, 19 और, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर गलती से ये -3 लिख दिया, ये माइनस नहीं आएगा बेटा, सिर्फ +3 था वो, ठीक है। तो 90 -19 16, तो ये हो जाएगा -16, और यूनिट क्या होता है, जूल। तो ये आपका आ गया आंसर। और साइन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हो, प्रोटॉन के लेके आ रहे हो, तो जो वर्क डन होगा ना वो अगेंस्ट कर रहे हो आप, ऑलरेडी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हो, तो जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस पूछा है, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आप जो वर्क डन कर रहे हो वो आप अगेंस्ट कर रहे हो, किसी के नेचर के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, तो यह द नेगेटिव साइन इंडिकेट द वर्क डन इज डूइंग, यू आर द वर्क डन यू आर डूइंग इज अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 और 2, आई मीन सॉरी 11 का फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, वाटर है, पानी लिया हुआ है, पानी का डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, पानी का डायपोल मोमेंट यानी कि P की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं मान लेना इसको, तो कूलम मीटर दे रखी है, ये P की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद में क्या बोला है कि जो पानी में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कितना है, 10⁻21 है, ठीक है। उस डायपोल मोमेंट आर ऑल ओरिएंटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखी है कितनी, सब ऐसा ही में दे रखा है, तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर कुछ करना नहीं है। 2.5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू हमें दे रखी है। कैलकुलेट द वर्क टू बी डन टू रोटेट डायपोल थीटा इक्वल्स टू, जो डायपोल है वो रोटेट कर रहा है, θ1 से लेकर के θ2 तक वो रोटेट कर रहा है, तो θ1 की वैल्यू है 0 डिग्री, θ2 की वैल्यू है 90 डिग्री, तो बेसिकली 0 से 90 डिग्री का उसका रोटेशन है, और आपको वर्क डन फाइंड करना। तो वर्क डन का फॉर्मूला एज इट इज पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। देखो P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.3 इंटू 10⁻⁻30 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2.5 इंटू 10⁻5, 10⁻5 है ना, और उसके बाद में cos θ1 यानी कि cos 0 डिग्री से लेकर के cos 90 डिग्री। अब 6.3 को और अगर आप 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.575 माइनस 30, और इसको जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा 10⁻⁻24, ठीक है। 1.575 इंटू 10⁻⁻24, और ब्रैकेट में आपको पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 1 माइनस 0 क्या बचेगा 1, तो आपका फाइनल आंसर कितना बचेगा 1.575 इंटू 10⁻⁻24 जूल। ये इतना आपने वर्क डन किया, लेकिन ये इतना एक मॉलिक्यूल के लिए किया है, तो आपको वर्क डन फॉर टोटल मॉलिक्यूल निकालना है, तो क्या करोगे, 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने थे 10⁻21 मल्टीप्लाई बाय एक मॉलिक्यूल का वर्क कितना था 1.575 इंटू 10⁻⁻24, तो टोटल के लिए कितना हो जाएगा 1.575 इंटू -24 और +23 कितना हो जाएगा 10⁻⁻3 जूल। ये हमने क्या किया है, टोटल वर्क डन किया है। समझ में आ गया? तो इसके साथ हम लोग ने क्या कर लिए, ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमारा
यहाँ पर क्लियर हो गया सारे डेरिवेशन, उस डेरिवेशन के बेस, सॉल्व अनसॉल्व, ईच एंड एवरीथिंग। आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन और न्यू कॉन्सेप्ट करेंगे। डेरिवेशन को एंजॉय करना सीखो, रिलेट करना सीखो, ऑटोमेटिकली होगा, प्रैक्टिस करो। अगर कुछ स्टिल कुछ डाउट फेस करते हो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं जरूर टाइम मिलेगा तो उनको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव ए गुड डे।